अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजास गिरकर तबाह हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय एयरफोर्स ने दुबई एयर शो के दौरान ये जो मुकामी तौर पर तैयार होने वाला लड़ाका तैयार है उसके गिरने की तस्दीक भी कर दी है, क्योंकि कोई बात नहीं थी कि इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया जाता, लेकिन चूंकि फुटेज मौजूद है तमाम टीवी चैनल्स पर, पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब के 12 हलकों में और केपी के एक हलके में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं। अब होगा क्या, ये तो 23 नवंबर का दिन बताएगा। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले भारत का तैयारा, ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक सुबकी का सामना है, भारत को समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान को तो बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, बड़ी बड़ी जंग की तैयारियों के बिगल बजाते हैं, और दूसरी तरफ सूरत हाल आपके सामने। देखिए, ये तेजास जो है ना, बहुत अच्छे से इंडिया जो है ये बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ये इसको पूरी तरह नहीं बना सके हैं। ये हमारे मुकाबले GF-17 के मुकाबले में या हमारे मुकाबले पे भारत अपना तैयारा बनाने की कोशिश कर रहा है। देखें, GF-17 को इस दुबई एयर शो में बहुत पजीराई मिली है, और हम ये ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स का डेलीगेशन था वो GF-17 के साथ तस्वीरें बनवाता रहा है जी, ठीक है ना। और GF-17 ने जब अपना एयर शो भी किया है, अपनी फ्लाइट भी की है, तो उसको भी वहाँ बहुत पजीराई मिली है। और GF-17 के हवाले से कुछ दुबई एयर शो के मौके पर MOUs भी हुए हैं जो कल ISPR ने जारी किया। जैसे हम अपना GF-17 थंडर जो है वो मार्केट करते हैं, और हमारी कोशिश है कि दुनिया के मुल्क हमसे वो तैयारा ख़रीदें जो कि हमने बनाया है। तो अगर ये तैयारे बिकते हैं, जैसे हमने पहले कुछ ममालिक को ये बेचे भी हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो इंडिया अब तेजास बना रहा है, और इंडिया तेजा को इंटरनेशनली मार्केट करने के लिए अब एयर शो में लेके आया। लेकिन पहले ही इसी एयर शो में तेजा का क्रैश लैंडिंग जो है, इसके बाद तेजास के शेयर गिर गए हैं, और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सेटबैक है। 2 दिन पहले ना US कांग्रेस को एक रिपोर्ट US चाइना स्ट्रेटेजिक कमीशन की भी आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मई की पाकिस्तान इंडिया जंग है उसने चाइना की जो वॉर इंडस्ट्री है या डिफेंस इंडस्ट्री है उसको दुनिया के सामने शोकेस किया है कि पहली दफ़ा दुनिया के सामने चाइना के J-10C आए हैं, और उनको वो राफेल पर बर्तरी आई है। पहली दफ़ा PL-15 लोगों ने देखा और उसकी रीच देखी, लोगों ने HQ-9 देखा, लोगों ने हमारी और चीज़ें देखी चाइनीज। तो ये जो दुनिया में एक जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इसकी एक्सपोर्ट भी मुल्कों को की मईशत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। True. जैसे आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, IT एक्सपोर्ट करते हैं, इसी तरह दुनिया के मुल्क अगर आपका असला ख़रीदने लग जाएं तो वो मुल्क भी माशी तौर पर बहुत जल्दी संभल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ये महंगी चीज़ें हैं, ये बिकती हैं, तो आपको ज़रा मुबादला आता है। तो हम भी बहुत अच्छे से अपना GF-17 बेचना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज तेजा के गिरने से भारत को एक सेटबैक होगा। उनके जहाज़ को वो इंटरनेशनली सामने लेके आए थे, उसको सेटबैक हुआ, उनके शेयर भी गिरे। जैसे राफेल के गिरने के इतने लंबे चौड़े सवालों की एक लिस्ट है मोदी साहब के सामने। राफेल के गिरने के बाद भी ट्रंप ने भी बार बार इस तरफ इशारा किया, और अब एक और ये एक मेरे ख्याल में भारतीय एयरफोर्स के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा। जो ट्रम्प ने कहा है ना कि मोदी ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि अब हम जंग नहीं चाहते, वो इन्हीं हालात की वजह से कहा है कि भारत अभी जंग के लिए तैयार भी नहीं है। और इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस की आपको स्टेटमेंट भी याद होगी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने दुबई एयर शो में भारत पर अपनी बर्तरी साबित की है जी। GF-17 ने तेजास पर बर्तरी साबित की है, और भारत की जो एयर इंडस्ट्री, एयरोनॉटिकल इंडस्ट्री है, इसको एक सेटबैक हुआ है जी। और तेजास को भी बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। दुनिया का कॉन्फिडेंस इन तेजास शेक हुआ है। खुद भारतीय एयरफोर्स का भी जो कॉन्फिडेंस इन तेजास है वो शेक हुआ होगा, क्योंकि उनका जहाज इस तरह क्रैश कर गया है। तो उनका एयरफोर्स का एक पायलट जो है वो उसमें एयर डिफेंस सिस्टम में कितनी खामियां हैं ये तो सामने आ गई हुआ है। देखें, जितना महंगा जहाज होता है ना, उतना ही महंगा पायलट होता है, क्योंकि आप एक पायलट को ट्रेन करने पे ऑलमोस्ट उतने ही पैसे लगाते हैं जितने का जहाज होता है। और जो एयरफोर्स की ज़ुबान में पायलट को इसीलिए कहा जाता है कि अगर जहाज़ क्रैश हो रहा हो तो पायलट अपने आप को बचाए, क्योंकि पायलट भी एक कीमती असासा है। एक एयरफोर्स ने अपना एक फाइटर पायलट तैयार किया होता है, उसके लिए वो बहुत कीमती असासा होता है।
इसमें उनका फाइटर पायलट भी हलाक हुआ है। और मेरे ख्याल में ये इंडियन एयर इंडस्ट्री के लिए और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल अच्छी खबर और नहीं। हमने देखा है JF-17 को बहुत पजीराई मिली है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल साहब, आगे पंजाब के और KP के जरा इलेक्शन कमीशन पे ना बात कर लें। इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। तलाल चौधरी साहब को भी जुर्माना आयद किया गया है, सुहेल आफरीदी को उन्होंने पहले ही बुला लिया था, और दीगर के खिलाफ भी हमारे मुज़फ़्फ़र रहमान को भी नोटिस हुआ है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से सुहेल आफरीदी साहब की बात कर लेते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब को उन्होंने बुलाया और किस वजह से बुलाया था। वो बुलाया और वो नहीं आए। देखें, नहीं, वजह बता दें, पहले अपने ऑडियंस को बता दें जो उन्होंने। चले, ऑडियंस को पता है, उनकी एक तकरीर थी वो। अब वो टेक्निकली मैं आपको उसमें एक बात बताऊं, आप इंतखाबी हल्के में जलसा नहीं कर सकते। उन्होंने हल्के से बाहर जलसा किया है। किन्होंने? सुहेल अफरीदी ने। हाँ। एग्जैक्ट इंतखाबी हल्के में नहीं किया, मतलब वो हवेलियां में किया है और जलसा इलेक्शन हरीपुर साथ साथ किया, बॉर्डर पे किया, आप समझे? नहीं, इंतखाबी हल्के के बॉर्डर पे किया है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कोई? नहीं, मैं कानूनी बात बता रहा हूँ, जो सुहेल अफरीदी का डिफेंस होगा। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से भी राब्ता कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने भी मिट्टी पाँव मुहिम के तहत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी, क्योंकि वकील भेजा, वकील ने बड़ा सॉलिड स्टेटमेंट सामने रखी। नहीं, सॉलिड नहीं, बस ठीक है, एक उन्होंने मैसेज देना था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कमीशन ने, वो मेरा ख्याल है मैसेज पहुंच गया है। इनकी इस तकरीर की वजह से इलेक्शन कमीशन ने वहाँ रेंजर्स और फौज वगैरह तैनात कर ली है। नहीं, इस तकरीर की वजह से बहाना मिल गया ना कि मतलब इलेक्शन के दिन बदमजगी हुई, पुलिस और इंतजामिया को उन्होंने खबरदार करते हुए कहा तो आप रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। तो इलेक्शन तो वो किस खतरे के पेश नजर उन्होंने कहा? मतलब अब क्यों फौज तलब की जा रही है, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? नहीं, तलब तो फौज तो हर इलेक्शन में तलब की जाती है। वो कहते हैं, देखें, अब एक वज़ीर आला आकर अपने आरोज को और अपने इंतखाबी अमले को थ्रेट कर जाए कि अगर ना जीता तो मैं छड़ांगा नहीं। तो जीत आपको क्या लगती है किसकी है उस हल्के में? हरीपुर, NA-18 टफ है मुझे, मैं ये बताऊं, ये स्मूथ इलेक्शन नहीं है। उमर अयूब की अहलिया और बाबर नवाज का मुकाबला बहुत सख्त है। हम हरीपुर पे बात करें, पिछली दफा भी 2024 में उमर अयूब की जो जीत थी वो मुतनाज़े थी। अच्छा। उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था अपनी जीत के ऊपर, वो दोबारा गिनती नहीं कराना चाहते थे, वो अपना इंतखाबी ऑडिट नहीं कराना चाहते थे। जब सब लोग ये बात करते थे कि PTI तो कहती है जो मर्जी हल्के खोलो, तो उमर अयूब साहब ने क्यों स्टे लिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके? टेक्निकल बात यह है कि ये हल्का फरवरी 2024 को भी मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि वो जीत रहे थे और उनके साथ धांधली हुई। उमर अयूब साहब ने इसकी अपनी जीत के बाद स्टे लिया, जिसने ज़्यादा सवाल खड़े किए। इसलिए मैं इसको कोई वन साइडेड कॉन्टेस्ट नहीं समझता उमर अयूब के लिए। पहली बात ये आप समझें, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हल्का है और ये जो हज़ारा की बेल्ट है, इसमें हमेशा टफ कंपटीशन रहा है मुस्लिम लीग नून का। वैसे तो मानसरे वो भी हारे थे, नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे, लेकिन वो आगे जाके मानसरा से, लेकिन मुस्लिम लीग नून का एक वोट बैंक इस हल्के में ज़रूर रहा है और मुस्लिम लीग नून इस हल्के से इलेक्शन जीतती भी रही है। उमर अयूब साहब भी एक दौर में मुस्लिम लीग नून से यहाँ इलेक्शन जीतते रहे हैं। खैर, उमर अयूब साहब ने तो बहुत सी और ये भी एक अजीब बात है कि वैसे तो PTI ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 हल्के हैं जहाँ पे PTI का बाइकआउट नहीं है, क्योंकि उन्हें श्योरिटी है इस चीज़ की, वोट बैंक हमारा। एक हरीपुर, बाकी जगह श्योरिटी नहीं है ना, बाकी जगह है कि हार जाएंगे ना। धांधली के कितने चांसेस हैं? नहीं, एक हरीपुर मेरे ख्याल है KP की वजह से कि अपनी गवर्नमेंट है और वो जीत सकते हैं, और उमर अयूब साहब ने अपनी बेगम को ही खुद ही टिकट दिया हुआ है, और दूसरा जो है वो लाहौर में 129 में जो है वो 129 हम मियां अजहर की जगह जो खाली हुआ है, तो उस और पर उस हवाले से भी बड़ी मुतजाद खबरें हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर हरीपुर की बात करें तो मैं कहूँगा कि उमर अयूब की बेगम और बाबर नवाज, मैं इसको टफ 50-50 कांटे का मुकाबला कहूँगा। मैं कहूँगा कि जब 23 नवंबर की रात किसी रिजल्ट पर सबकी नज़र होगी तो वो NA-18 वो इस पर ही नज़र होगी, क्योंकि ये असल में 2 पार्टियां लड़ी जा रही हैं। आप बात समझें, सही कॉन्टेस्ट की, एक तो KP में PTI की गवर्नमेंट है, ऊपर से उमर अयूब साहब का बिल्कुल विरासती हल्का है, उनके वालिद भी यहाँ से लड़ते रहे हैं, अयूब खान के पोते हैं, आप समझे ना, एक बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात में जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो हरीपुर की सीट का। और देखना ये है कि टर्न आउट क्या होगा, वोटर निकलता है और अपने वोट
की हिफाजत करता है या नहीं। हाँ देखें, ओवरऑल तो आप ये देखें, पीटीआई के ट्विटर हैंडल्स में देख रहा था, वो कह रहे थे वोट डालने ना आए। मैं हाँ बाइकआउट की बहुत, मैं आलिया हमजा का भी एक ट्वीट मैंने देखा है कि आपने बिल्कुल इलेक्शन में वोट डालने ना आए, आपका बाइकआउट ही हमारा जो है पीटीआई के मोहर होगी कि आपने अगर बाइकआउट किया है तो समझिए आपने पीटीआई को वोट डाल दिया। तो एक तरफ है, और दूसरी तरफ 2 हलकों के लिए वो सिर्फ कह रहे हैं कि आप वोट डालें, बाकी हलकों में वो कह रहे हैं कि आप वोट ना डालें। तो ये देखना पड़ेगा कि हरिपुर का टर्नआउट, मुझे लगता है बहुत अच्छा टर्नआउट होगा हरिपुर का। मुझे लगता है टफ कॉन्टेस्ट है, दोनों तरफ से बहुत जोर लग रहा है। और जितने जलसे कर लिए है सीएम केपी ने, जितने जलसे किए हैं, जितना लोगों को मोटिवेट अच्छा किया है। वो भी मैं बताऊं, आप इतने अगर वो हल्का थ्रू होता और आसान हल्का होता और कोई प्रॉब्लम ना होती तो शायद सोहेल अफरीदी जलसा ना करते। ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने वज़ीर आला को बुलाया है, वहाँ सबको मैसेज दिलाया है। इसका मतलब है कि उनकी पोजीशन वहाँ पे उमर यूब साहब को लग रहा था कि टफ है, और वो उस टफनेस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वज़ीर आला को बुलाया। नहीं तो इंतजामिया और पुलिस को जो उन्होंने खबरदार किया, किस खतरे के पेश नज़र किया है? सीएम है देखें सूबे के, उनको भी तो कुछ खबर पहुंची होगी कि मैनेज होना चाह रहा है ये कैसे मैनेज हो सकता है? हुकूमत है उनकी, मतलब केपी में पीटीआई की हुकूमत है और 17 साल से है। आज उनकी नई हुकूमत नहीं है, उनके लगाए हुए अफसर अब बड़े अफसर बन गए हैं 17 वाले। आप देखें ना 2013 से उनकी हुकूमत है पीटीआई की वहाँ पे, और आज 2025 12 साल हो गए उनकी वहाँ पे। और इस एक हलके में ही फौज तलब की गई है या दीगर हलकों में भी? नहीं, अभी तो इधर ही कहा गया है कि रेंजर्स वगैरह को लगाया गया है, वो भी के सीएम केपी के बयानात के बाद। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि 23 नवंबर की रात जब मैं और आप शो कर रहे होंगे, उस दिन हमारा शो मौजूद है और फैसला सामने होगा। तलाल चौधरी साहब को भी इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना, उनका भाई इलेक्शन लड़ा है, उनको नहीं जाना चाहिए था, वो वजीर मुमलिकत हैं या वजारत से इस्तीफा दे देते, उनको चाहिए था। इसी तरह हुज़ैफा रहमान और अवैस लगारी को भी नोटिस शामिल हुए। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून खुद मुखालफत, खुद जो इंतखाबी बेज़ाब्तगी करती है, तो सोहेल अफरीदी का केस मजबूत हो गया ना। आप समझें, यहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई वजीर किसी हलके में ना जाता, तो हम कहते हैं सोहेल अफरीदी क्यों गया है। अब जब अवैस लगारी साहब के भाई लड़े हैं तो अवैस लगारी साहब और हुज़ैफा रहमान डेरा गाजी खां पहुंच गए हैं। जब तलाल चौधरी साहब के भाई लड़े हैं तो वो अपने भाई की मदद को पहुंच गए हैं। तो फिर अफरीदी चले गए तो क्या हो गया? अब आप कमीशन को इस मामले में तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। नहीं, उसने उनको 50,000 जुर्माना कर दिया। मेरे ख्याल सोहेल अफरीदी की जरा तकरीर का इशू हो गया, वरना मुझे ऐसी कोई बात नहीं लग रही थी कि उसमें ये कि इतना सब ही जा रहे थे। अच्छा, मैं आपको इसकी एक हिस्ट्री बता दूं। किसकी? ये वज़रा की और वज़राए आज़म की ज़िमनी इंतखाबात। टेक्निकली इलेक्शन कवायद के तहत हुकूमत का कोई ओहदेदार, एहलकार, वजीर, मुशीर जो है ज़िमनी इंतखाब में कन्वे नहीं जा सकता और हमेशा जाते हैं। और ये अपनी जगह एक मिसाल है कि हमेशा जाते हैं, और हर हुकूमत जो है वो अपने ज़िमनी इंतखाब जीतने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर सिटी गवर्नमेंट अपने, मतलब अगर पंजाब से ज़िमनी इंतखाब मरियम नवाज हार जाए तो लोग कहेंगे ना लोगों का अदम एतमाद हो गया। फिर इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम क्या था कि वो अपने दौर में अपने ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे, सबड़े हाल का इलेक्शन हारा उन्होंने। अब टेक्निकल बात यह है कि वहाँ धांधली भी की इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने, जो फिर सुप्रीम कोर्ट तक साबित भी हुई। अच्छा, धांधली की और फिर नहीं हारे, जीत सके। देखना जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट वो इलेक्शन कमीशन ने पकड़ लिया ना, धांधली को इलेक्शन कमीशन ने पकड़ लिया। बहुत सारी जगह मैंने ये देखा है कि जो संबड़े हाल में किया था ना पीटीआई ने, वो हरिपुर में वही करना चाह रही है। ठीक है, ये 23 नवंबर का दिन मेरे ख्याल से हम रखना चाहिए हमें। नहीं, आपको अच्छी नहीं लगी होगी मेरी ये बात। मैं समझ ही नहीं आ रही, ये तो रियलिटी से कहीं दूर है। ये तो जब संबड़े हाल का तो आवाम कैसे करेंगे? जब संबड़े हाल का इलेक्शन हुआ था तो तब बुज़दार की हुकूमत थी पंजाब में। तब ये प्लानिंग की गई थी कि जो मुस्लिम लीग नून के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ पर वोटिंग रुकवाई जाए, और जो पीटीआई के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ पर वोटिंग जारी रखी जाए, ताकि मुस्लिम लीग नून के स्ट्रॉन्ग इलाकों का टर्नआउट कम हो जाए और पीटीआई के इलाकों का टर्नआउट मुकम्मल हो जाए। लिहाजा जो मुस्लिम लीग नून के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वहाँ फायरिंग हुई, वहाँ सब कुछ हुआ, वहाँ हर किस्म का बलवा हुआ। जबकि पीटीआई के जो कैंडिडेट का अपना घर था, जहाँ से उसके वोट थे, वहाँ बड़ी पुरसुकून पोलिंग हुई, जिसको एक धांधली कहा गया।
हरिपुर में भी वो कहते हैं कि केपी की जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, उसके प्लान्स यही हैं कि जहाँ जहाँ बाबर नवाज मजबूत है वहाँ वहाँ पोलिंग को रुकवाया जाए, स्लो किया जाए, और जहाँ जहाँ उमर यूब के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ पर पोलिंग को स्मूथ किया जाए, वहाँ खौफ व हरास रखा जाए, लड़ाई रखी जाए ताकि पोलिंग कम हो सके, पोलिंग की शरह कम हो, और दूसरी तरफ स्मूथ रख के ज़्यादा पोलिंग कराई जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक मुस्लिम लीग नून का एलिगेशन है। वो कहते हैं कि जी ये काम पीटीआई ने संभड़े हाल में भी किया था और ये काम अब वो हरिपुर में करने जा रहे हैं। ये अब देखने की बात है कि कितना फेयर इलेक्शन पीटीआई की गवर्नमेंट हरिपुर में कराती है, क्योंकि पीटीआई तो कहती है ना हम तो फेयर इलेक्शन की। और पंजाब के जो 12 ज़िमनी हल्के हैं, मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद उन पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि हरिपुर में अगर तो पीटीआई एक फेयर इलेक्शन दे सकती है तो फिर तो वो पूरे पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन मांगने के भी हकदार होंगे। अच्छा, हमारा सारा फोकस हरिपुर पे क्यों है? हमें पंजाब के 12 हल्के नजर क्यों नहीं आते? वहाँ लड़ी नहीं रही। इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पीटीआई का उस पर जो एतराज़ है वो नजर नहीं आता। उसकी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा ब्रेक के बाद या ब्रेक से पहले। आज से ना करें आप, स्कोर करके ब्रेक ना ले लें। आप पॉइंट स्कोर करके ब्रेक देखें। बाकी हल्कों में पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही, उसने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं, इसलिए खतरा ही नहीं है। इलेक्शन भी घर का, उम्मीदवार भी घर के, नून ही इलेक्शन लड़ रही है जी जी। या उनके मुकाबले पे कोई आजाद उम्मीदवार लड़ा होगा। हरिपुर में और लाहौर के 129 में ये दो हल्के हैं जहाँ पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है। सारे ज़िमनी इंतखाब एक तरफ, हरिपुर एक तरफ, तरीके इंसाफ एक तरफ, और बाकी सियासी जमातों की बात देख के बात करते हैं। देखना है कि पीटीआई कितना फेयर इलेक्शन देती है अपने मुखालफिन को, क्योंकि यहाँ तो ऐसा भी हुआ ना कि जब आपको पता है इमरान खान वजीर आज़म थे तो केपी में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पीटीआई हार गई, तो इमरान खान ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया खुद ही कानून साजी की बजाय कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त है। इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करता रहा, वो ऑर्डिनेंस के सिर पे सारी कैंपेन चला गए। तो इतनी कोई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि धांधली के हवाले से पीटीआई का अपना माजी भी बहुत शानदार है। 8 फरवरी को भी हो जाती, जब 8 फरवरी को भी हो जाती 2024 के दिन। भाई 2018 में तो की ना आरटीएस बिठा के, जहाँ जहाँ पीटीआई को मौका मिला है इन्होंने भरपूर धांधली को इस्तेमाल किया है। कोई माजी इतना शानदार नहीं कि पीटीआई ने हमेशा फेयर इलेक्शन कराए हैं और बाकी पार्टियां जो हैं फेयर नहीं कराती हैं। जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत रही है, पीटीआई ने अपनी हुकूमत को ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की पूरी कोशिश की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों से मजमूई तौर पर 105 उम्मीदवार सामने आए हैं। 82 आज़ाद उम्मीदवार हैं। NA 66 वज़ीराबाद में इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला है। मुजम्मिल साहब, DG खान, NA 185 से अगर स्टार्ट करें तो सूरत हाल आपको क्या लगती है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एडजस्टमेंट है। जहां मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ रही है वहां पीपल्स पार्टी नहीं लड़ रही, जहां पीपल्स पार्टी लड़ रही है वहां मुस्लिम लीग नून नहीं लड़ रही। दोनों जमातों के दरमियान एक फार्मूला है कि 2024 में जिस सीट पर जो रनर्स अप है वो पार्टी लड़ ले। ठीक है। अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हल्का तो सरताज गुल की नाअहली की वजह से खाली हुआ और पीटीआई का चूंकि वो है बाइकॉट है, तो अब मुस्लिम लीग नून से तो सरदार वैस लगारी के भाई हैं महमूद कादर खान लगारी जी, और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा हैं जी। अब ये डेरा गाजी खान में लगारियों और खोसों के दरमियान इलेक्शन आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। तो लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि लगारियों का पलड़ा भारी होगा। मुझे लगता है हाँ कि ये सीट लगारियों को निकालनी चाहिए। अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ती तो दोस्त मोहम्मद खोसा अगर पीटीआई से होते तो हम ज़रूर कहते, लेकिन चूंकि पीटीआई का बाइकॉट है तो लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि ये लगारी इसको निकाल लेंगे। लेकिन खोसों और लगारियों का इलेक्शन आपस में पहली दफ़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये हमेशा से आपस में इलेक्शन लड़ते आए हैं और एक कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है, और खोसों ने भी जीता है और लगारी भी जीतते रहे हैं। लेकिन ये दो ट्राइबल चीफ्स का आपस में, मतलब खोसा ट्राइब और लगारी ट्राइब का आपस में मुकाबला है, कांटे का मुकाबला, आप कह सकते हैं कांटे का मुकाबला है। नेक्स्ट फैसलाबाद।
NA 104 और NA 96 और NA 104। NA 104 में तो आप देखें ना जी, वो मुस्लिम लीग नून ने राजा रियाज साहब के बेटे को दानियाल को टिकट दिया ना जी, दानियाल अहमद, ठीक है ना, और PTI ने वहाँ किसी को नहीं दिया, और किसी और सियासी जमात ने भी कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। आप देखिए ना, मतलब जमात इस्लामी ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जी। डेरा गाजी खां में मुझे JUIF का उम्मीदवार नजर आया है, लेकिन बाकी जो सियासी जमातें हैं उनमें से भी किसी ने कोई फैसलाबाद नहीं किया। लेकिन 2024 के इलेक्शन में फैसलाबाद से PTI को बरतरी थी। अब PTI के बाइकआउट के बाद मुस्लिम लीग नून को कितना फायदा होता है ये देखना पड़ेगा कि वहाँ उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि 2024 के इलेक्शन में यहाँ से PMLN ने वसीर साहब को, शेर वसीर को टिकट दिया था, और अब जो है वो सॉरी राणा सनाउल्ला लड़े थे, और अब जो है यहाँ से राजा रियाज साहब को, पहले राजा रियाज साहब ने लड़ा है और अब उनके बेटे जो है वो लड़ रहे हैं। तो टेक्निकल बात तो यही नज़र आती है कि ये। और NA 96 फैसलाबाद, यहाँ भी आप देखें सारे इंडिपेंडेंट हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो बिलाल बदर साहब हैं, ये तलाल जोशब के जो भाई हैं। और लेकिन टेक्निकल बात ये है कि यहाँ से वसीर साहब जो हैं वो पिछली दफ़ा 2024 में जीते उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, और 18 में वसीर साहब जीते थे। तो अब बिलाल बदर साहब हैं, और उन्हीं का मुकाबला मुझे एक आज़ाद से लग रहा है। लेकिन टेक्निकली मुझे बिलाल बदर के लिए ये आसान और सेफ सीट नज़र आ रही है, वो निकाल, क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवार भी PTI से ही हैं। हाँ, लेकिन PTI ने कैंपेन चलाई है ना कि आप वोट ना डालें, उनका वोटर नहीं ना निकलेगा। अगर वो ये कैंपेन ना चलाते कि वोट ना डालें, अच्छा, मिक्स राय है, मिक्स आ रहा है इस हवाले से। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट के लिए निकलें, कुछ कह रहे हैं कि नहीं निकलें। अब लेट्स सी। ऑफिशियल पोजीशन तो यही है ना, नहीं तो वो किसी को टिकट दे देते। आप बात समझे ना, ऑफिशियल पोजीशन तो यही है। NA 129 लाहौर, यहाँ PTI ने बाइकआउट नहीं किया। हाँ जी, ये भी एक बड़ा कांटे का PTI का कौन सा है यहाँ से? PTI हमाद अजहर साहब के कजन, हमाद अजहर साहब के कजन, और इधर से हाफिज मियां नुमान। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग नून आपस में तकसीम है। आप बात समझे कैसे? यहाँ से पहले महर इश्तियाक जीतते रहे हैं, महर इश्तियाक को टिकट नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं राना मशहूद साहब, वो MP इस हल्के से हारे हैं, लेकिन वो भी MNA का टिकट चाहते थे। ठीक है, तनाज़ा रहा है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून के धड़े आपस में तकसीम है। PTI की तरफ से एक तो हमाद अजहर साहब के कज़न लड़े हैं कैसर, और दूसरा बजाज नियाजी भी लड़े हैं, जो इमरान खान की बड़ी बड़ी फोटोएं लगा के हल्के में फिर रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि कैंपेन कर रहे हैं, क्या वो PTI का वोट डिवाइड कर पाएंगे? क्या बजाज नियाजी PTI का वोट डिवाइड कर पाएंगे? हमाद अजहर साहब के कज़न का पलड़ा भारी नजर आ रहा है यहाँ फिलहाल। कहने को तो यही कहा जा रहा है और सुनने को भी यही मिल रहा है। ये 2024 में भी ये मियां अजहर ने सीट निकाल ली थी लाहौर के, बाकी कोई हल्का नहीं निकाल सके थे। अगर यहाँ मुस्लिम लीग नून हारेगी तो अपनी आपसी तकसीम की वजह से हारेगी। पार्टी ने बहुत कोशिश की है कि सबको एक पेज पे लाया जाए। ख्वाजा साद रफीक भी इस हल्के में बहुत ओपन है, लेकिन टेक्निकली ये अराइयों का हल्का है। ठीक है ना, हाफिज मियां नुमान भी अराई हैं, हमाद अजहर वगैरह भी अराई हैं, ये अराइयों का हल्का है। अब ये देखना पड़ेगा कि अराई वोट किसको जाता है। मियां अजहर साहब चूंकि खुद को अराइयों के किंग कहते थे, तो इसलिए उनको अराइयों का वोट पड़ जाता था। तो अब ये देखने की बात है, उनके बाद हमाद अजहर को भी पड़ा है, अब देखने की बात है अराइयों का वोट किसको जाता है। लेकिन 129 आसान हल्का नहीं है, मतलब फैसलाबाद वाले हल्के मुस्लिम लीग नून के लिए आसान है, डेरा गाजी खां वाला हल्का मुझे लगता है आसान है, लेकिन एक हरीपुर के हल्के पे मुझे लगता है बहुत मुकाबला होगा, और एक 129 लाहौर जो है वो अपनी जगह एक टफ हल्का है, और मुस्लिम लीग नून को निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये टिकट पे तनाज़ा था, लेकिन मरियम नवाज ने आउट ऑफ द वे हाफिज मियां नुमान को टिकट दिया है, और मरियम नवाज का ये ख्याल था कि हाफिज मियां नुमान जो है वो यहाँ से जीत सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों की राय थी कि राना मशहूद या महर इश्तियाक को, पार्टी सर्वे भी कराए गए, लेकिन टिकट में हाफिज मियां नुमान को मिला है। और अब ये देखने की बात है कि हाफिज, वो 23 नवंबर का दिन ही बताएगा। ये तो 23 नवंबर का दिन बताएगा कि हाफिज मियां नुमान साहब क्या कर सकते हैं। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 269 मुजफ्फरगढ़। अच्छा, PP 269 मुजफ्फरगढ़ तो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को दे दी जी,
ठीक है ना। मुस्लिम लीग नून ने वो जो फार्मूला था ना कि रनर्स अप को देना है, हाँ। तो यहाँ चूंकि 2024 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोट मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा थे, तो मुस्लिम लीग नून ने ये सीट खाली कर दी पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन डेरा गाजी खां में वो फार्मूला नहीं अप्लाई हो सका, वो खोसों और उसकी लड़ाई की वजह से। इसी तरह अब वो तो मियाँ वाली जो है वहाँ से उन्होंने अली नियाजी साहब को दिया है, लेकिन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही है। चूंकि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही है तो मुस्लिम लीग नून को एज है। हाँ, और काफी देखिए हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़मीनी इंतखाबात बहुत टफ हो गए, इनमें बड़ा कांटे का मुकाबला, क्योंकि एक पार्टी इलेक्शन लड़ ही नहीं रही जो मुकाबले की पार्टी थी, इसलिए दूसरी पार्टी को वॉक ओवर भी मिल रहा है। आप ये बात समझें, सवाए 2 हलकों के जिसमें आप देख रहे हैं, हमने बार बार बात की है 129 और हरिपुर के, बाकी जगह मुझे मुस्लिम लीग नून का वॉक ओवर इसलिए नज़र आता है कि मुकाबले पे कोई पीटीआई का कोई उम्मीदवार ऐसा खड़ा नहीं है जिसको हम कह सकें कि वो बड़ा कांटे का मुकाबला है, वो करेंगे। आप देखें ना, उमर यूब साहब ने अपनी बेगम खड़ी की, हमाद अजहर ने अपना कज़न खड़ा किया, तो बाकी ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आती है कि वो होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर 269 निकालती है, अगर हार जाती है तो फिर तो बड़ी सेटबैक होगा, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो वो साउथ पंजाब को अपना आहिस्ता आहिस्ता किला बनाना चाहती है पीपल्स पार्टी, और ये साउथ पंजाब में उनकी तरफ एक कदम है कि वो वहाँ से बड़े दावे भी किए गए हैं और नारे भी लगाए गए हैं बिलावल साहब की तरफ से। PP 98 फैसलाबाद आज़ाद अली तबस्सुम नून लीग की, और 115 फैसलाबाद से मोहम्मद ताहिर परवेज, दोनों। चूंकि पीटीआई नहीं लड़ रही, हम कहेंगे चूंकि पीटीआई किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट भी नहीं कर रही। ऐसा भी नहीं है कि पीटीआई की तरफ से कहा गया हो कि ये हमारा कैंडिडेट है, इसको वोट डालें। अब ये देखने वाली बात है कि पीटीआई का वोट जब किसी एक कैंडिडेट को नहीं जा रहा, क्या स्प्लिट होगा या घर बैठा रहेगा। मतलब ये भी हो सकता है वो अपनी मर्जी के आज़ाद लोगों को टिकट वोट दे दें, बिल्कुल, क्योंकि किसी एक को नहीं जा रहा पीटीआई का टिकट। ये पीटीआई ने किसी एक को अपना उम्मीदवार नहीं नामजद किया हुआ, या ये है कि पीटीआई का कैंडिडेट निकले ना। वैसे ज़मीनी इंतखाबात में जो है पहले ही वोट डालने की शरह कम होती है, आम इंतखाबात की निस्बत ज़मीनी इंतखाबात में वोट डालने की शरह कम होती है। ऊपर से एक बड़ी पार्टी इसमें शामिल नहीं है, लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि इस बार और भी कम हो सकती है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही अपने वोटर जो है उनको भुगताई जा रही होगी, मुकाबले पे किसी के इस तरह ट्रांसपोर्ट फैसला टाइम से भी पहले आ सकता है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा सकता है 5 बजे तक पोलिंग, आपका ख्याल है 4:45 फैसला आ जाएगा? नहीं, फैसला तो इलेक्शन से पहले ही हो जाता है। नहीं, सर्वेस तो आ जाते हैं, लेकिन टेक्निकल बात मुझे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद वफाकी आईनी अदालत को डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान के क़याम के बाद चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपना पहला पैगाम जारी करते हुए कहा है कि जनाब आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत के साथ की जाएगी। मुजम्मिल साहब कैसे देखते हैं इस बयान को? आप हंस क्यों रही? आइन, शफाफियत, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? आज़ादी, दयानत, इन सब का एक के दूसरे के साथ ताल्लुक है, कनेक्टिविटी बनती है। बिल्कुल, ये आज़ादी से भी करनी चाहिए, दयानत से भी करनी चाहिए, बड़े और सिंपल बात चाहिए, करनी तो चाहिए, शफाफियत की जाएगी। देखो ना जी, उन्होंने कौम को यकीन दिलाया है कि वो जब पाकिस्तान की आईनी अदालत जो काम करेगी वो शफाफियत के साथ, आज़ादी के साथ और दयानत के साथ काम करेगी। कौम को यकीन दिलाया, कौम इस यकीन में आ गई। कौम को यकीन आना चाहिए, कौम को उनकी बात पे यकीन आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब तो बड़ी सिंपल बात यह है कि अदलिया की अक्सरियत जो है वो 27वीं तरमीम और आईनी अदालत के साथ है। जब से फुल कोर्ट की ये खबरें आई हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने कहा ये सब इस्तीफा देते हैं, तो मेजॉरिटी जजेस ने कहा हमने रिजाइन नहीं करना। तो इसका मतलब मेजॉरिटी जजेस 27वीं तरमीम और आईनी अदालत, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आप अपने अदालतों में काम करें, अपने फरीज़े। बैरिस्टर गौहर साहब आज सुने आईनी अदालत में पेश भी हुए हैं, वो एक केस में वकील थे जी, तो वो पेश हुए हैं। और वो उस केस की तो मेरे ख्याल से सूरत हाल आपके सामने ही है, क्या ही डिस्कस करना उसके बारे में। ठीक है ना, वो रेलवे का केस था। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आईनी अदालत में जजेस की नामजदगियाँ हो रही हैं, कुछ रिटायर्ड लोगों को भी लगाया जा रहा है। ये पहली दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट ने जज लगाने थे, तो मेरा मतलब गवर्नमेंट ने जज लगा लिए हैं, आगे से तो जुडिशल कमीशन ने लगाने हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आईनी अदालत में जो लोग सुप्रीम कोर्ट से आए हैं,
सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जगहें खाली हुई हैं, उनके लिए अब दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। जो हाई कोर्ट से जजेस सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, फिर हाई कोर्ट में खाली होंगी। और अभी तबादलों का असल तो शुरू हुआ ही नहीं। अभी तो तबादलों की बाज़गश्त है, लेकिन किसी का तबादला भी हुआ नहीं है। अभी तो आईनी अदालत के क़याम पर ही सारा फोकस किया जा रहा है और उसी के ऊपर कहा है। उन्होंने अमीनुद्दीन साहब ने कहा है कि ये अदालत एक नहायत अहम और नाजुक फरीजा अंजाम दिया, सौंपा किया इस अदालत को। और इस अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं है, बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है जो कौम की शहरियों की ज़िंदगी, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। अब एक और भी है कि हज़ारों केस सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत को ट्रांसफ़र हो गए हैं, और इतने हज़ारों केस आईनी अदालत कैसे सुनेगी, ये भी अपनी जगह एक बात है। 27वीं तरमीम को भी चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में, और यहाँ कोई फुल बेंच बना है, वो लाहौर हाई कोर्ट का कैसे दायरा इख्तियार है आईनी कोई तरमीम को देखने के लिए, ये भी देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा है कि आईनी अदालत आहिस्ता आहिस्ता अपना काम पकड़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता गेयर पकड़ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि तहरीक इंसाफ और उनका लॉयर विंग कोई बड़ी तहरीक चलाने की अभी पोजीशन में नहीं है, तो 27वीं तरमीम और आईनी अदालत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम मोमेंटम पकड़ रहा है। कैसे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके इक्का से दुक्का कहीं ना कहीं, पर उसके नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली तो तवक्को नहीं है ना। अच्छा, आप ये देखें ना, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो जो जिसको आप मोमेंटम कह रही हैं और जो आपके नज़दीक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम है। तारीख पाकिस्तान की तो यही बताती है क्या? कि ये आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम कब पकड़ता है, कहाँ पहुँचता है, तहरीकें कैसे बदलती हैं, वक्त और हालात को पता नहीं चलता। तब पकड़ता है जब इसका कोई हाथ पकड़ता है। जब तक किसी तहरीक का कोई हाथ नहीं पकड़ता तब तक वो तहरीक मोमेंटम नहीं पकड़ती। किसी सियासी जमात का भी जब तक कोई हाथ नहीं पकड़ता वो कामयाब नहीं होती। तो इसलिए जब तक इस वक्त कोई ऐसा हाथ अवेलेबल नहीं है जो इस तहरीक का हाथ पकड़ के इस तहरीक को मंजिल तक ले जाए, लिहाजा ये लगता है कि ये भटक जाएगी, तोड़ जाएगी, ये भटक जाएगी, ये राह में गुम हो जाएगी, और इसकी कामयाबी के इम्कानात मुझे कम नजर आते हैं। ठीक है ना। बाकी वो लाहौर हाई कोर्ट में समाप्त हुई है 27वीं तरमीम के खिलाफ। ये हैरानकुन बात है कि जी लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट किस मैंडेट के तहत, ये तो अब फेडरल गवर्नमेंट का इसमें जवाब आएगा, और उसमें जब तो फिर देखा जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट का मैंडेट है या नहीं है। ये तो वही बात होगी 4 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं था। फायदा मुझे ऐसा लगता है कि जब आईनी अदालत में 27वीं तरमीम चैलेंज की जाएगी तो ये जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, और वो कहेंगे कि कोई और अदालत इसको ना सुने, हम सिर्फ सुनेंगे, और फिर वो जब सबको रोक देंगे तो फिर ये भी रुक जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बियॉन्ड मैंडेट काम है लाहौर हाई कोर्ट का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन सुनना। इनको भी सुप्रीम कोर्ट की तरह वापस कर देनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ, और कहना चाहिए था कि आप आईनी अदालत में जाएं। इस तरह फुल कोर्ट बनाना या लार्जर बेंच बनाना और इस तरह करना, मुझे लगता है कि ये मौजूदा जो इस वक्त मुल्क का आइन है उसके मुताबिक ठीक नहीं। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है। चीफ जस्टिस साहब ने मजीद ये कहा है कि हम ऐसी अदालती रवायत तश्कील देने की ख्वाहिश रखते हैं जो मुदल्लिल फैसलों, इदारा जाती वक़ार और अवामी एतमाद पर मबनी हो। क्यों ज़रूरत पेश आई इस वो देखें, हर एक को कहना चाहिए आज़म का इजहार करने की और यकीन दिलाने की। देखें, लोग आईनी अदालत पर सवाल तो कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने आवाम को अपनी तरफ से तो ये यकीन दिलाया है कि मैं बड़ा फेयर चलूँगा और मैं जो आइन के मुताबिक फ़ैसले करूँगा। लेकिन देखिए ना, उन्होंने 27वीं आइनी तरमीम जो आइन का हिस्सा है उसके मुताबिक फ़ैसले करनी है। अब लोगों को अगर उम्मीद है कि आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम ख़त्म कर देगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी तो देखें 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा आइनी अदालत में लगना है, वहाँ देखें बेंच बनता है, क्या बेंच होगा, क्या होगा, ये बात अभी देखने की है। लेकिन मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि अब अदालतों से आइनी तरमीम ख़त्म होगी। मैं समझता हूँ वो दौर ख़त्म हो गया, अब वो नहीं मुमकिन है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका। मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।